गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग सर। कहाँ तक आ रहा है? फोटो ठीक आ रहा है ना? चलिए दिस इज बीटेक फर्स्ट ईयर। ओके, वी ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीटेड यूनिट 3। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिट 3? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड acoustics, and unit number 2 nuclear physics. Last unit number 1, yes, relativity. Okay, unit number 1, relativity. Newly admitted students, we are already successfully completed unit number 3. That means total 3 unit are completed. Okay, today we start unit number 4. Okay, if you doubt any class, any topic, then you ask me freely. There are so many lectures are available on my YouTube channel. Search individual topic by Sagar Kumar Sahu. Okay, today we start unit number 4. Unit number 4. Okay, and the name of unit number 4 is wave optics. Okay, wave optics. Okay, what is the name of unit number 4? Wave optics. Okay, firstly we discuss how many topics we studied in this unit. Okay, one by one. First topic, wedge shaped film. Okay, correct, wedge shaped film. Okay, स्पेलिंग ठीक है ना जी? हाँ. सेकेंड पॉइंट, interference by division of amplitude. Correct. Number third, Newton's ring experiment. Newton's rings experiment. Most important, 100%, very important. Newton's ring experiment. Okay, and its application. Correct. Next interference by division of wave fronts. Okay, and Fresnel biprism. Okay, biprism, that means we are using here two prism, connect to base. Okay, जब उस टॉपिक में आएंगे तो अपन वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट, फ्रिंज विड्थ. ओके, नेक्स्ट, diffraction. Okay, diffraction grating. And last topic, resolving power of grating. Resolving power of grating. ओके, बहुत ही छोटा यूनिट है, अब बहुत ही सॉलिड टॉपिक है इसमें, है ना? जो आप 11th 12th में इंटरफेरेंस का जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं इंटरफेरेंस हिंदी में व्यतिकरण कहा जाता है.
है ना। ये टॉपिक ऑलरेडी आपका 11th में आप स्टडी करके आए हो, है ना। तो यहाँ पर उस चीज को मैं थोड़ा बहुत और आपको बता दूंगा क्या चीज है, लेकिन आपके बीटेक के सिलेबस में, ठीक है, हमको सिलेबस ओरिएंटेड वर्क करना है, ठीक है। बाकी फालतू का चीज वाई वी वेस्ट अवर टाइम, ओके। जो आपके सिलेबस में है आप उतने को अच्छे से कीजिए, जो भी जनरल नॉलेज रहेगा इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आएगा उसको मैं बताते हुए चलूंगा, ठीक। तो इस यूनिट का क्या नाम है, वेव ऑप्टिक्स। नंबर 1 हमको क्या देखना है, वेव शेप्ड फिल्म, ठीक है। और इसके बाद आता है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, न्यूटन्स सर्कुलर रिंग। इससे पहले ये इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस का अपन एक काम करेंगे इसका आज, इसी पर बेस है ये यूनिट पूरा, तो अभी अपन इंटरफेरेंस देख लेंगे, है ना। उसके बाद वेव शेप्ड में आएंगे, फिर देन नेक्स्ट टॉपिक में न्यूटन सर्कुलर रिंग। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू बताते हुए चल रहा हूं। जैसे हमारा ये इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस में हमारा 2 टाइप्स देखेंगे, है ना। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे वेव्स का, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, विड्थ क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, ये भी अपन समझेंगे भी क्लास में, ठीक। देन इसके टाइप्स, है ना, इंटरफेरेंस के टाइप्स को समझेंगे। इंटरफेरेंस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है करके। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। ये आपके सिलेबस और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, न्यूटन सर्कुलर रिंग और न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, ओके। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, यहां भी आपका डार्क ब्राइट फ्रिंजेस कैसे बनता है, सर्कुलर रिंग्स कैसे फॉर्म होता है, मरकरी लाइट का यूज करूंगा कि सोडियम लाइट का यूज करूंगा, ये सब आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। कैमरा देखते रहिएगा, स्पेस कम है आज, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमारा इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसमें हम लोग जो कोहेरेंट सोर्सेस की बात करते हैं, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, जो हमारा ओमेगा जैसे सेम होना चाहिए ना, जो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगा तभी हमारे कॉन्सेप्ट किस पर बेस होगा, कोहेरेंट सोर्स के, ठीक है। उसको वन बाय मैं एक्सप्लेन करूंगा। देन फ्रेनेल बाय प्रिज्म, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी, फ्रेनेल बाय प्रिज्म। फ्रेनेल साइंटिस्ट का नाम है, बाय प्रिज्म मतलब उन्होंने 2 प्रिज्म को बेस टू बेस कनेक्ट करके one angle is 179 and other 2 angle is half and half, that is 0.5 and 0.5, ठीक है। तो इस टाइप के 2 प्रिज्म को लेके बेस टू बेस कनेक्ट करके फिर से एक प्रिज्म बनाया, उसको बोलते हैं फ्रेनेल बाय प्रिज्म। फिर उसमें लाइट इंसिडेंट किया गया, फिर कहां पास से इंटरफेरेंस बन रहा है, इंटरफेरेंस कॉन्सेप्ट को फिर समझाया गया है, ठीक है। इस टॉपिक में आऊंगा तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का मतलब है जो हमारा फ्रिंजेस बनता है। जैसे मैं आप यूनिट नंबर 1 में फ्रिंज विड्थ कहां बताया था, फ्रिंज बताया था 0.4 फ्रिंज माइकलसन मोरलैंड एक्सपेरिमेंट में, याद कीजिए आप लोग। हाँ, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में मैं एक्सप्लेन करके बताया था कि जो क्या था उसमें वेलोसिटी ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड आउट किए थे ना, और उसका फ्रिंज विड्थ 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के पहले, फिर 90 डिग्री रोटेट कराने के बाद, है ना, उससे प्रीवियसली आपका एक्सपेरिमेंट कैसे वर्क किया, तो दोनों ही कंडीशन में हम लोग फ्रिंज विड्थ ले आए थे 0.4 फ्रिंजेस। डन। तो यहां पर भी हम लोग फ्रिंज विड्थ देखेंगे जब आपका टॉपिक आएगा। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में यदि देखा जाए तो। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप 12th क्लास का टॉपिक है, डिफ्रैक्शन मतलब समझ रहे हो, है ना। लास्ट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, किसी भी छोटे चीज को बहुत दूर में है उसको बिगर करके, है ना, बहुत ही क्या बोलना चाहिए, माइनॉरिटी के साथ स्पष्ट देखने के लिए हम लोग रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग का यूज करते हैं। जैसे कि आप ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, है ना, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप आप लैब में यूज करते हैं, ठीक है। और आपका क्या होता है, टेलीस्कोप वगैरह हो गया है, तो दूर की वस्तु के बड़े ही क्लियर, ये सब का कॉन्सेप्ट किसमें आ जाएगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, लैम्डा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पर वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अभी अपन स्टार्ट करते हैं इस
यूनिट में ये देखते हैं कि वेव क्या होता है, ऑप्टिक्स क्या होता है। ठीक है, वेव्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? ठीक, क्या होता है वेव? सिंपल इस टाइप से बना दी हम लोग, इसको क्या बोल दिए? ये हो गया वेव। ठीक, वेव को चलाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ता है ना। और वेव का जो स्पीड है ये डिपेंड करता है वो किस मीडियम में है। यदि मीडियम आपका स्मूथ है, अच्छा मीडियम मिल गया, तो आपका वेव्स क्या रहेगा? फास्ट रहेगा, है ना। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका रेयरर मीडियम है कि डेंसर मीडियम है ना। दो मीडियम होता है ना हमारे पास, रेयरर और डेंसर, हिंदी में सघन और विरल। ठीक है, आप 12th क्लास में ही पढ़े होंगे कि जब हम रेयरर से डेंसर में जाते हैं, है ना। रेयरर जो मीडियम होता है, जैसे हम बोल सकते हैं एयर इज अ रेयरर मीडियम, बट वाटर एंड ग्लास आर डेंसर मीडियम। ठीक है, तो इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझे थे, है ना, कि लाइट का बेंड कैसे होता है या भी किसी भी चीज का बेंडिंग कैसे होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग, है ना, ये रेयरर और डेंसर मीडियम के कॉन्सेप्ट को देखे थे। अभी हमको वेव के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो वेव के लिए हमारा मीडियम तो एक हो गया रिक्वायर्ड। इसमें एक पार्टिकल को लिया जाता है, सपोज ये एक पार्टिकल है हमारा पी। ठीक है, क्या हो गया? कंटिन्यू। एक पार्टिकल लिए, वो फोन भी आता है तो क्या फर्क पड़ता है उसमें? रिकॉर्डिंग पड़ता है क्या है? वो रिंग टोन बजता तब होता है ना। ठीक, चलो इधर कंटिन्यू करो, है ना। वो चल रहा है ना रिकॉर्डिंग। हाँ बस देखिए, हम एक पार्टिकल लेंगे। देखिए इंटरफेरेंस इसमें ऐड कर रहा हूं मैं, इंटरफेरेंस। देखिए इंटरफेरेंस का बेसिक यदि मैं सीधा सीधा छोटे शब्दों में कॉन्सेप्ट पूछूं, तो किसी भी वेव्स का मिलना क्या है? वेव्स का मिलना। ठीक है, वेव्स का मिलना ही क्या है हमारा? इंटरफेरेंस। आप ऐसे डेफिनेशन नहीं लिख सकते, बस आपके समझने के लिए मैं तो आपको थोड़ा बता रहा हूं कि यदि इंटरफेरेंस को समझना है तो वेव्स का मिलना, वेव कैसे मिलेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। एक मोटा माटी मान के चलो। ठीक, अब आपको 1 by 1 इसको कॉन्सेप्ट को समझना है कि वेव्स में कैसे पार्टिकल, ये एक पार्टिकल लिए हम लोग। ठीक है, सपोज एक वेव लिए हम लोग, इसका नाम दे दिए y1। ठीक है, और यहां से हम सेकंड वाला वेव लिए। ठीक, ये हो गया हमारा y2। ठीक, ये वाला वेव क्या करेगा? इस पार्टिकल को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। ये वाला वेव क्या करेगा? ऊपर से नीचे लाने की कोशिश करेगा। किसको? इस पार्टिकल को। ठीक, ओवरऑल इसमें कॉन्सेप्ट कहां हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पर भी बेस हो रहा है। सपोज मान के चलो यहां पर आपका 5 सेंटीमीटर का लिया मैंने। ठीक है, और ये भी 5 सेंटीमीटर लिया और ये भी 5 सेंटीमीटर का लिया, ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं, है ना। जो हमारा यूनिट्स है किसी में भी हो सकता है। तो ये 5 उधर लगाएगा, 5 इधर लगाए, तो वो क्या हो जाएगा? पार्टिकल वहीं रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉस। ठीक है, सपोज ये 5 और इधर 3, तो ये कितना डिस्प्लेस कर गया? ओनली 2, है ना। मतलब ये कितने का लगाया? 5, ये कितने का लगाया? 3। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये 5 की स्पीड से है और ये 3 की स्पीड से है, तो 3 वाले की तरफ जाएगा 5, 100%, है ना। दैट मीन्स वो डिस्प्लेस कितना कर गया हमारा? डिस्प्लेस 2, है ना। 5 माइनस 3, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट del x is equal to x2 minus x1, the minimum distance between 2 point. Okay, the minimum distance between 2 point, these are called what? Displacement. करेक्ट। तो एक छोटे से आपको समझना है कि वेव्स कैसे बनता है, पार्टिकल्स का है, मीडियम पे डिपेंड करेगा कब हाई होगा कब लो होगा। तो यहां तक आपको क्लियर है। सपोज हम एग्ज्यूम कर रहे हैं कि इस फर्स्ट वाले वेव्स को, या इसको दूसरे तरीके से ले लेते हैं, ये हमारा एक पार्टिकल है। ठीक है,
ये एक डिस्प्लेसमेंट x1 पे एक सोर्स लिए मान के चलो S1, ठीक है। सेकंड S2 जो ये है हमारा x2। फर्स्ट वाली वेव्स है ना, फर्स्ट वाली वेव्स का यदि मान के चलो y1 लिए हैं, y1 इज इक्वल टू, ये आप 11th क्लास या में पढ़े हो, इसका जो इक्वेशन होता है a1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, करेक्ट है, ये आप पढ़े हो, ठीक है। जिसमें a इज व्हाट, एम्पलीट्यूड, a इज व्हाट एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज व्हाट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इज व्हाट टाइम, x इज व्हाट ये जो हमारा है वेवलेंथ से रिलेटेड है, और x इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट, x इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। तो टोटली 99.9 केस में हमारा जो इंटरफेरेंस में जैसे देखा जाए तो ओमेगा और k है ना वो सेम रहता है। क्या रहेगा हमारा, सेम, ओमेगा एंड k इज व्हाट सेम। तभी हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, करेक्ट है, यहां तक क्लियर है। इतना मेरे को नहीं बताना चाहिए था आपको, तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस से चालू करके मैं कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और डिफ्रेक्शन बता सकता, लेकिन आप इसको समझे रहोगे तो आगे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन ये आपका बेसिक जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब आगे हायर फिजिक्स को आप नहीं समझ पाएंगे, करेक्ट है। बस थोड़ा से और कम यहां से निकल रहे हैं, तो यहां तक ठीक हुआ। देखो अभी x लिया हूं, यहां पर भी x लिया हूं, अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। अब ये डिस्प्लेसमेंट होने के बाद इसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होने के बाद इसका क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। देखो फर्स्ट वाले में x1 इसमें नहीं है, इसमें क्या हो गया x, मतलब उस पार्टिकल से टकराने के बाद उसमें क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, करेक्ट है यहां तक। बाकी तो आप बेसिक चीज जानते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक लैम्डा, ठीक। तो ये बेसिक चीज आपको क्लियर रहना चाहिए। डन, नाउ वी स्टार्ट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ठीक। इंटरफेरेंस का डेफिनेशन देखिए, मैं आपको ऊपर में लिख चुका हूं। When two waves of same frequency travel approximately in the same direction and have a phase difference that remains constant। क्या लाइन बोल रहे देखो, phase difference that remains constant, okay। With time the resultant intensity of light is not distributed uniformly in space, okay। The non-uniform distribution of the light intensity due to superposition of two waves is called interference। एक नया चीज आया है इसमें, सुपरपोजिशन, ठीक है। थोड़ा सुपरपोजिशन को भी देख लेते हैं, फिर इंटरफेरेंस को समझेंगे, ठीक। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। सुपर पोजिशन वेव ऑफ, यहां पर मैं बता चुका हूं, इसी चीज को लेना है, ठीक है। ये फर्स्ट वेव है और ये हमारा सेकंड वेव है, ठीक। इसमें हमारा सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड को हम क्या कराएंगे, सुपरपोज, मतलब एक अध्यारोपण कराएंगे एक के ऊपर दूसरा, ठीक है। इससे पहले आप ये जानिए कोहेरेंट क्या होता है और इनकोहेरेंट क्या होता है, कोहेरेंट वेव एंड नॉन कोहेरेंट वेव क्या होता है, ठीक है। तो सपोज मान के चलो हम लोग वेक्टर वेव ए लिए इस टाइप से, सेकेंड वेव क्या लिए बी, ठीक है। सेम फेस और सेम एम्पलीट्यूड के साथ वेरी करेगा, ठीक है, सेम
तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कोहेरेंट वेव। ये क्या कहलाएगा हमारा, कोहेरेंट वेव। बट नंबर सी ले रहा हूं इस टाइप से, ठीक। तो यदि अब मैं कंपैरिजन करूं बी और सी में या ए और सी में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनकोहेरेंट। ये क्या कहलाएगा हमारा, इनकोहेरेंट वेव। तो बेसिक आपको टाइप समझ में आना चाहिए कि सेम है ना, एक साथ जा रहा है तो कोहेरेंट है ना, अपोजिट जा रहा है तो इनकोहेरेंट, ठीक है। तो ये आपको बेसिक समझने के लिए है। इसको मिटा देता हूं। कहां है मिटाने का, ठीक। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के मीनिंग ये है कि सपोज हम वेव y1 लिए हैं और एक हमारा y2 है ना, जिसका इक्वेशन है हमारा a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। जब ये डिस्प्लेस मतलब वो मूव कर चुका रहेगा, उसके लिए हम लोग लिए हैं x1, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। a is what, amplitude of first wave, okay, and omega is what, angular frequency, t is what, time, k is what, wavelength near about, and x1 is displacement of first wave, ठीक है, कितना डिस्प्लेस किया वो उस पार्टिकल को लेके। इसी प्रकार हमारे सेकंड वेव हम लोग लिए y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। हियर a2 इज सेकेंड वेव का क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज सेम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इज व्हाट, टाइम, k इज व्हाट लैम्डा या दैट इज वेवलेंथ, एंड x2 इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। अब ये दोनों वेव को हम सुपरपोजिशन कैसे बोलेंगे, जब इसका नेट है ना y नेट लेंगे, दैट मींस दोनों को हम लोग सुपरपोज कराएंगे तो क्या हो जाएगा, y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। ये होता है हमारा सुपरपोजिशन का, जो स्टार्टिंग में हम देखें ना कितना वेरी कर रहा है ना, 5 दोनों का क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। 5 3 तो नीचे वाला वेव क्या करेगा, इस पार्टिकल को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि तो ऊपर में क्या लग रहा है 3, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2। सपोज ऊपर वाले में 5 और नीचे वाले में 3, तो ऊपर से उस पार्टिकल को नीचे की ओर लाने के प्रयास करेगा और लाएगा ही, और डिस्प्लेस कितना हो जाएगा 2, करेक्ट है। तो एक कॉन्सेप्ट था आपका डन। तो ये सुपरपोजिशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट। सुपरपोजिशन का मतलब हो रहा है कि दोनों वेव्स एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है, अध्यारोपण कराएंगे इसको बोलते हैं, करेक्ट है। आगे बढ़े, ये एप्लीकेबल कब होगा, जब कोहेरेंट सोर्स की बात करेंगे। कोहेरेंट सोर्स में जब क्या होगा, ओमेगा इज व्हाट, सेम, ठीक है। आपके सिलेबस में ओमेगा एंड के है ना, लगभग क्या रहेगा, सेम लेते हैं, ठीक है, तभी वो इस पे एप्लीकेबल होगा, ठीक। हाँ जी, हाँ गुड आफ्टरनून। चल वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, इधर से भाग नहीं तो उधर से भाग। उसने मत बैठ, कैमरा गिर जाएगा। हाँ चलो ठीक। तो ये सुपरपोजिशन का खेल समझ आया। अब हम बढ़ते हैं इंटरफेरेंस में। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस, व्हेन वी टेक, व्हेन टू वेव्स, यहां पर कितना वेव लेंगे, टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दैट मीन जैसे एक सेकंड में वो कितने वेव्स बना रहा है, एक सेकंड में कितने वेव्स को वो बना रहा है, दैट इज वो क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। When two waves of same frequency travel approximately in the same direction and have a phase difference that remains constant, phase difference का मतलब क्या समझ रहे हैं, सपोज ये दो लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या होना चाहिए, सेम, ठीक, क्या होना चाहिए, सेम, ठीक। और कई बार क्या होता है, अभी दो ही केस देखते हैं, जैसे x1 और x2 है ना, दो ही केस पे या तो ऊपर जाने वाला काम करेगा या तो नीचे आने वाले काम करेगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, एक रिजल्टेंट भी लिया जाता है, क्या लिया जाता है, रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट लेंगे तो जैसे ये A1 ले लिए, इसको A2 ले लिए, और रिजल्टेंट के लिए क्या लेते हैं,
जैसे ए लिए हैं तो ए आर, या आई लिए हैं तो आई आर, ये इंटेंसिटी का, ये एम्पलीट्यूड का। अभी रिलेशन देखेंगे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में, ठीक है। तो ये डेफिनेशन समझ आया इंटरफेरेंस का। जब हम व्हेन वी टेक टू वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड वेरी करेगा और वो क्या करेगा, है ना, और वो सुपरपोज होगा, तो सुपरपोज होने से क्या होगा, सम पॉइंट इज मैक्सिमम इंटेंस, सम पॉइंट आर मैक्सिमम इंटेंस, मैक्सिमम इंटेंस, ठीक है, एंड सम पॉइंट आर मिनिमम इंटेंस एंड सम पॉइंट्स आर मिनिमम इंटेंस, ठीक है। तो इस प्रकार के फेनोमेना को क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के टाइप्स देखते हैं, है ना। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ interference. First is constructive interference and second is destructive interference, ठीक। थोड़ा समझते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, कोई खास नहीं है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपन किसको बोलेंगे, इंटरफेरेंस के डेफिनेशन में ये देख लिए हैं कि हम दो वेव्स को सुपर पोज कराएंगे तो कहीं पर हमारा मैक्सिमम इंटेंस पॉइंट मिलेगा और कहीं पर हमको मिनिमम इंटेंस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो जहां पर मैक्सिमम इंटेंस होगा, मैक्सिमम इंटेंस पॉइंट होगा, पूरा लिख देते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी, और यहां पर क्या हो जाएगा, मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड मिनिमम वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक चीज और जोड़ रहा हूं इसमें, एक डार्क और ब्राइट के कॉन्सेप्ट को। जैसे मान के चलो एक आध ट्यूबलाइट को मैं जलाया, 2 ट्यूबलाइट को मैंने जलाया, तो 2 ट्यूबलाइट को जलाने के बाद भी उसके बगल वाला पार्ट कैसे दिखता है, थोड़ा सा शेडो, है ना, शेडो ना बोल के हमारा डार्क पार्ट दिखाई देता है, और उसके जस्ट नीचे को देखूंगा तो हमारा ब्राइट दिखाई देता है। तो आप एक सिंपल एग्जांपल है ना, इससे हम समझ पा रहे हैं कि भाई 2 लाइट को भी मैं ट्यूबलाइट को जला कर देख रहा हूं तो नीचे उसके क्या हो रहा है, आपका ब्राइट पार्ट बन रहा है और उसके अगल बगल क्या उतना प्रकाश नहीं जा रहा है, इसलिए हमको डार्क का नाम दे रहे हैं। सेम चीज यहां पर भी हो रहा है, जब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, जब अधिकतम तीव्रता होगा तो उसको कंस्ट्रक्टिव कहा जाएगा। तो यहां पर कैसा स्पॉट बनेगा जी, ब्राइट, ठीक है, ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस कह दो यहां पास, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा हमारा, डार्क फ्रिंज, ठीक। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं जी, इंटरफेरेंस को व्यतिकरण, ठीक है, हाँ व्यतिकरण। आप तो इंग्लिश मीडियम वाले हो तो, और कंस्ट्रक्टिव को पता चल, इसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण और इसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, ठीक। मैक्सिमम इंटेंसिटी अधिकतम तीव्रता होगा और हमारा चमकदार सतह बनेगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण और न्यूनतम तीव्रता होगा और डार्क मतलब थोड़ा अंधेला वाला भाग, ठीक। तो यहां पर मेरा इंटरफेरेंस खत्म हो रहा है अभी, ठीक। अभी अब इसके बाद हमको देखना है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मैकेनिज्म, मतलब डिफरेंस देखेंगे, इंटेंसिटी पे देखेंगे, एम्पलीट्यूड पे देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ तो क्या होगा। अच्छा ये बताइए, इंटेंसिटी 11th क्लास में पढ़े होगे आप, I इज इक्वल टू क्या होता है एम्पलीट्यूड के रिलेशन में, I इज इक्वल टू क्या होता है, 2πf², और क्या होता है 2πf²,
a square